अगर आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो इस तरीके की आपको सैकड़ों हजारों लाखों पोस्ट दिख जाएगी जहां पर इस्माइल हानिया की जो शहादत हुई है, जो उनका असैसिनेशन हुआ है, उसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्या वाकई में ईरान रिस्पॉन्सिबल है? ये समझने की बात है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक वेस्टर्न मोटिवेटेड डिजाइन स्ट्रक्चर से जो है इंस्पायर्ड हो जाते हैं और फिर जो है हम आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। ईरान क्यों इस्माइल हानिया का असैसिनेशन करेगा? क्या ईरान के लिए इस्माइल हानिया एक खतरा बन गए थे? क्या वो एक बोझ थे? ये जानने की जरूरत है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि उनका असैसिनेशन इजराइल ने कतर में नहीं क्यों किया? कतर में भी मोसाद उनको वहां पर असैसिनेट कर सकता था। ये एक सवाल है, वैलिड सवाल है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि वाकई में क्या ईरान इसके पीछे है या ये एक प्रोपेगेंडा है, और अगर ये एक प्रोपेगेंडा है तो इससे कैसे बचा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअल में अगर हम ईरान को देखें तो ईरान का लगातार जब से वहां 79 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, 1979 में रजा शाह पहलवी को वहां से भागना पड़ा और अयातुल्लाह खुमैनी साहब वहां आए और एक इस्लामिक शासन की वहां पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद से इजराइल और ईरान के रिलेशन जो है डिस्टॉर्टेड होते चले गए और आज वो अपने सबसे निचले बिंदु पर हैं, डीपेस्ट पॉइंट पर हैं। और उसके पीछे वजह क्या है कि ईरान ने पिछले 15 सालों के अंदर अपने को मिलिटरीली बहुत इंपावर किया है और एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस उसने जो है ग्रो किया है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के जो डायनेमिक्स है, जो पूरा मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर दिया है। रशिया का इन्वॉल्वमेंट तेजी के साथ ईरान के कोलैबोरेशन के साथ मिडिल ईस्ट में बढ़ा है। फिर वो चाहे सीरिया हो या ईरान हो, हर जगह आप देखें रशिया का इन्वॉल्वमेंट तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। चाइना ने जिस तरीके से ट्रूस कराया है ईरान में और सऊदी अरब में और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो खत्म हो गए थे उसको फिर से रिज्यूम कराया। चाइना का इंपैक्ट वहां पर तेजी से बढ़ा है। चाइना का ईरान में बहुत इन्वेस्टमेंट है और चाइना अपने फुटप्रिंट जो है मिडिल ईस्ट में बढ़ाना भी चाहता है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। तो ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह असैसिनेशन क्यों ईरान में हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज यह कि ईरान में लगातार इस तरीके के लोग हैं जो मोसाद के लिए काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि फखरी निजाद जो कि वहां के बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका असैसिनेशन भी इसी तरीके से ईरान में हुआ था। फिर सैयद सुलेमानी साहब जो थे, जो कि IRGC के प्रमुख थे, उनको अमेरिका ने किस तरीके से किल किया। लगातार वहां पर किलिंग होती रही है और वहां के साइंटिस्टों के साथ इसी तरीके के कई सारे हादसा हुए हैं जिनमें वहां के साइंटिस्ट जो एटॉमिक रिसर्च से जुड़े हुए थे, मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, उनको मारा गया है। और अभी रईसी साहब जो कि वहां के इब्राहिम रईसी साहब जिनको हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, उससे जुड़े भी कई तरीके के मिथ हैं। उसके पीछे भी इजराइल का नाम आ रहा था और कई इस तरीके की स्टोरीज इजराइल से भी पब्लिश हुई कि कहीं ना कहीं इसमें पीछे मोसाद था जिसने इब्राहिम रईसी को रास्ते से हटा दिया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब चूंकि मोसाद को इस चीज का एजम्पशन था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, नई सरकार बनेगी और वहां पर जब ओथ सेरेमनी होगी तो डेफिनेटली इस्माइल हानिया वहां सॉलिडेरिटी के लिए जाएंगे ईरान के साथ और ईरान उनको बुलाएगा भी एक मैसेजिंग के लिए। और वहां पर उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। हालांकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जिस बिल्डिंग में वो रह रहे थे वहां पर 1-1.5 महीने पहले ही बम प्लाट किया गया था और उसको फिर दूर से रिमोट कंट्रोल के जरिए से ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें उनकी मौत हुई। लेकिन कतर में क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। कतर में इसलिए नहीं हुआ, कतर मिडिल ईस्ट का एक सॉफ्ट पावर कंट्री है। कतर ने ही ये अमेरिका और तालिबान के जो रिलेशन थे उनको इंप्रूव कराया और तालिबान के लिए रास्ता एक पैसेज जो है लेकर के आए और तालिबान ने अपने को अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश किया और अमेरिका की वहां से वापसी हुई। मिडिल ईस्ट में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको पीसफुली सॉर्ट आउट करने का जो प्लेस है कतर है। और कतर के रिलेशन अमेरिका के साथ बहुत ही स्ट्रांग है। वहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस आप कह सकते हैं, 13,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स वहां पर हैं। तो कतर में अगर इस तरह का कोई भी इंपैक्ट होता तो आगे आने वाले जो कन्वर्सेशन होते, जो पीस ट्रूस के लिए बातचीत होती, वो कहीं ना कहीं कतर वहां से अपने को विड्रॉ कर लेता। कतर के साथ इजराइल के रिलेशन पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाते और फिर कहीं ना कहीं ये फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है, हमास के साथ जो उसकी लड़ाई चल रही है, उसमें इजराइल को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि इस तरीके के जितने भी पीस इनिशिएटिव्स होते हैं वो कतर उठाता है और कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट अमेरिका भी करता है, वेस्ट भी करता है, सऊदी अरब भी करता है और जितने इस्लामिक कंट्री और OIC वो सब कतर को कहीं ना कहीं पीछे से बैक करते हैं। और कतर अपने जो लिंकेजेस हैं, अपना जो इंफ्लुएंस है, जो उसकी सॉफ्ट पावर है, उसके जरिए से इन मैटर्स को पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इसलिए इजराइल ने मोसाद
मोसाद ने कतर में सवाल इस तरीके का नहीं उठाया कि वहां पर वो असैसिनेट करते। ईरान से उनकी चूंकि लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ईरान में करना उनके लिए आसान था। ईरान को इस तरीके से उन्होंने मैसेज भी दिया कि हम आपको आपके घर में कभी भी किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये उन्होंने अपनी इफिशियंसी दिखाई और जिसके लिए मोसाद जानी भी जाती है। अब ईरान इसका क्या रिप्लाई देगा, हालांकि अभी तक उस तरीके का रिप्लाई नहीं आया है। हिजबुल्लाह लगातार जो है रॉकेट लॉन्च कर रहा है, हुतीज कर रहे हैं, ये एक अलग विषय है, इस पर कभी आगे टॉक करेंगे। सवाल ये था कि क्यों असैसिनेट ईरान में किया गया, क्या ईरान रिस्पॉन्सिबल था? तो हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि ईरान का बजाहिर कोई इसमें इस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है। हाँ, ये सिक्योरिटी फेल्योर जरूर है, इसको सिक्योरिटी फेल्योर माना जाना चाहिए और ईरान को अपनी सिक्योरिटी को बूस्ट करना चाहिए ताकि ऐसे किसी भी असैसिनेशन या इस तरीके के किलिंग्स को आगे फर्दर रोका जा सके। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को ध्यान में रख के चले। और यहां पर एक लीगल स्टेटमेंट भी है, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि हमास ने क्या स्टैंड लिया इस्माइल हानिया के असैसिनेशन के बाद। हमास ने क्या कहा? हमास ने सीधे सीधे इसके लिए मोसाद को और इजराइल को जिम्मेदार बनाया है। तो हमास सबसे ज्यादा जानता है ईरान को, क्योंकि ईरान के साथ उनके रिलेशन है। तो इसलिए इस चीज को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर हमास का स्टैंड ईरान के साथ है, इजराइल के खिलाफ है, तो हमें हमास के स्टैंड को ही सपोर्ट करना चाहिए और उसी को सही मानना चाहिए। क्योंकि अगर हमास ईरान पर अपनी डिपेंडेंसी को खो देगा तो डेफिनेटली मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो उसके साथ खड़ा हो, जो उसकी मदद करे, मिलिट्रीली भी मदद करे, मोरली भी करे और साथ में अपने जो रेजिस्टेंस पावर है उसके साथ भी हेल्प करे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चूंकि इस तरीके की बहुत सारी जो है पोस्ट आ रही थी, लोग वीडियोस ईरान के खिलाफ बना रहे थे, तो मुझे लगा कि ईरान के साथ इस तरीके का कोई भी प्रोपेगेंडा जो है इस समय ठीक नहीं है। ईरान को और लेफ्ट जो सुन्नी वर्ल्ड उसको इस तरीके से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। और अगर इंडियन नेशनल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो इंडिया और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और हम ईरान के साथ अपने रिलेशन को खराब नहीं कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया के लिए भी मुश्किल होगा अगर शिया सुन्नी डिवाइड होती है, तो इंडिया अपने रिलेशन सऊदी अरब, यूएई के साथ कैसे रखेगा और ईरान के साथ कैसे रखेगा, वो भी इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए एक और चैलेंजिंग हो जाएगा मिडिल ईस्ट में। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया को अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए कई तरीके के कंट्राडिक्टरी बैलेंसिंग करनी पड़ रही है। यूक्रेन को देखें, चाहे आप रशिया को देखें, फिर चाहे आप इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को देखें, सऊदी अरब ईरान के रिलेशन को देखें, अगर उसमें शिया सुन्नी डिवाइड होगा तो डेफिनेटली हमारे अपने नेशनल पर्सपेक्टिव से भी और इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ईरान को अगर आपको देखना है तो ईरान को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। हाँ, ईरान में सिक्योरिटी लैप्सेस हुई हैं और लगातार सिक्योरिटी लैप्सेस हो रही हैं, वहां से क्लीन मोसाद करने में कामयाब रहा है। इस पर ईरान को काम करना चाहिए और इंप्रूव करना चाहिए। कैसा लगा एनालिसिस जरूर कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।